ओके सर, स्टॉक स्पेसिफिक अब सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। एक सवाल और एक चीज जो बहुत सारे दर्शक बहुत अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, उनके शब्द अलग अलग हो सकते हैं, उनका पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका सबका निचोड़ एक है, दो हैं। एक चीज कि क्या ये जो गिरावट है, गिरावट के का रीजन कोविड वाला है? कितनी नीचे गिरावट हो सकती है पता नहीं, उसकी खबरों का कोई तय नहीं मालूम है, उसकी उसकी गहराई नहीं मालूम है, कितनी सच्चाई है और कितने कितनी खराब हो सकती है, क्योंकि ये खबरें हमने इस बीच में कई बार देखी हैं, कई अलग अलग तरीके से आते हुए देखी हैं, अलग अलग वेरिएंट्स आते हुए देखे हैं। कुछ में हमें पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ उसके आगे, लेकिन कुछ में इतना ज्यादा डर गए, इतनी सारी चीजें, ओवर प्रिपेयर्डनेस, बहुत सारा कुछ चीजें, मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर में जब से कोविड शुरुआत हुई थी तब से हमने बहुत कुछ झेला है, बाजार ने भी बहुत कुछ झेल लिया। और सवाल बहुत सारे दर्शकों का अलग अलग तरीके से है, मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पे दिखाता रहूंगा। लेकिन एक सवाल, पहला हिस्सा ये है कि क्या ये जो वीकनेस अभी जिस तरीके की कमजोरी आई है, क्या हमें पोर्टफोलियो हल्का कर लेना चाहिए, क्या हमें अपना इन्वेस्टमेंट कुछ कम कर लेना चाहिए, क्या बाजार से थोड़ा पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या उसी का दूसरा साइड भी हो सकता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है कुछ खरीदारी करने की? अगर है तो कौन से टाइप के स्टॉक्स, कैटेगरी वाइज भी, स्मॉल कैप मिड कैप में शायद अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या कहाँ पे आपको दिखती है? पीएसयू बैंक्स में है या नहीं है, कहाँ पे आपको दिखती है? ये कुछ एक सवाल है, एक साथ एक बार मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एड्रेस कर दीजिए। सर मैं आपसे 5-7 मिनट लूंगा पूरा इसको जी बताने के लिए, जी जी। है ना। तो पहला चीज ये है, मार्केट लिनियर नहीं चलता, ये धक धक करके चलता है। मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2014 से 2022 का। 2013 में हमारा जीडीपी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, हमारा डेफिसिट बहुत खराब था। तो मार्केट आप देखोगे बहुत ज्यादा करेक्शन में था और 5-5.5 हजार हो गया था। मोदी जी आए, मेजोरिटी के साथ आए, तो मार्केट बढ़ के 6,500 7,500 हजार तक पहुंचा 2015 तक। तब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना करेंसी को डिवेल्यूट कर दिया, तो वो 7,500 का 6,000 हो गया सर वापिस। 2015 खत्म होते होते खत्म हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, तो मोदी जी ने बोला हम मार्केट के ऊपर जाने नहीं देंगे, तो हम डिमो लेके आते हैं, डिमोनेटाइजेशन। तो वो 2016 के आखिरी में जाके आया। तो 17 के फरवरी मार्च तक मार्केट बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया और नीचे की तरफ स्टॉक आ गए, मार्केट आ गया। ये थोड़ा सा ठीक हुआ और मार्केट वापस चलने लगा। 2017 के अक्टूबर नवंबर हुआ, तब मोदी जी बोले मार्केट क्यों चल रहा है, तो चलो जीएसटी लेके आते हैं। तो जीएसटी आ गई, तो मार्केट फिर करेक्शन मोड में आया। फरवरी में 2018 बहुत अच्छा करेक्शन मार्केट चला। इसी बीच में सर यूएस ने बोला अरे पूरी दुनिया का मार्केट चल रहा है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, चलो अफगानिस्तान में अटैक करते हैं। तो ना अफगानिस्तान में 2016 में अटैक कर दिया था, 16-17 में। और 18 आते आते रशिया ने क्या किया, कीविया को ले लिया। उस टाइम पे भी वो अटैक चला। फिर 19 थोड़ा सा शांत गया सर, 20 में कोरोना आ गया। कोरोना बोला मैं क्यों पीछे रहूं, तो कोरोना आ गया। एंड 19 20 21 ऐसे ही गया, 21 थोड़ा सा अच्छा गया, तो 22 में बोला इन्फ्लेशन मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी मार्केट को डाउन करूंगा। तो ये बहानेबाजी हमेशा चलता है। और उस टाइम से अभी तक मैं अगर लास्ट 7 साल की बात करूं, निफ्टी सब 5,000 से आज 19,000 है, या 18,500 या 18,000, आप कुछ भी बोलो, 3 गुना हो चुका है। तो ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा। अब जब आप पोर्टफोलियो की बात करें सर, ट्रेडिंग अलग चीज है। पहले तो एक दिमाग में रखना है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। दोनों को अलग अलग रखिए। जब हम यहाँ पर बात करते हैं 3 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की, वो ट्रेडिंग का व्यू पॉइंट है, वो इन्वेस्टमेंट का व्यू पॉइंट है, नहीं है। उस टाइम पे आप मार्केट को टाइम भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और राकेश झुनझुनवाला साहब का सर एक डायलॉग था, अगर मैं इकोनॉमिस्ट का सुनता तो मैं आज राकेश झुनझुनवाला नहीं बनता। तो अगर ये फेमस है, गूगल में, गूगल या यूट्यूब में जाकर देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा। इसका रीजन ये है जो एंड ऑफ द डे जो स्टॉक प्राइस होता है वो ईपीएस से ड्रिवन होता है, अर्निंग पर शेयर से ड्रिवन होता है। वो कितना अर्निंग कर रहा है, कितना उसको पी मल्टीपल मिल रहा है, उसके ऊपर उसका डिपेंड करता है। अगर आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में आप जिस स्टॉक को ले रहे हो वो प्रॉफिट बना रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कहीं जाए, मार्केट 8,000 हो जाए, मार्केट 12,000 हो जाए, मार्केट 50,000 हो जाए, वो स्टॉक आपको रिटर्न देके देगा। वो स्टॉक आपको रिटर्न बना के देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर हो नीचे हो, कोविड आए ना आए, अगर आपका जो बिजनेस आप ले रहे हो
उस बिजनेस में अर्निंग बढ़ रही है, उस बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस बिजनेस में ज्यादा हैम्पर नहीं हो रहे, छोटे मोटे हिकअप आएंगे हर बिजनेस में। आप दुकानदारी करते हैं, हमने अगर किराना की शॉप लेके बैठे हैं सर दुकान में, वहां पर भी चूहे आते हैं और खाना कुतर के चले जाते हैं। कोई बंदा आता है उधारी में लेके जाता है और पैसा देके नहीं जाता, तो नुकसान होता है हर बिजनेस में। ऑन एन एवरेज अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा सर, और बनता है। तो ये, जब आप पोर्टफोलियो की लेवल की बात कर रहे हो, पोर्टफोलियो को मेरा मानना है जब भी आपके पास पैसा है वो मार्केट में डालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पर है? मार्केट में पैसा नहीं लगाना। मेरा मानना है सबसे ज्यादा रिस्क कब होता है? जब मार्केट में आप पैसा नहीं लगाते हो, आप एफडी में रख देते हो, आप बैंक अकाउंट में रख देते हो, आप रियल एस्टेट ले लेते हो जो 5 6 4% में ग्रो कर रहा है, और आपका इन्फ्लेशन और जीडीपी मिला के 13% से ग्रो हो रहा है आज के दिन पे इंडिया। तो आप 5% नुकसान कर रहे हो हर साल, आपका पैसा नुकसान हो रहा है। हो सकता है एक साल के अंदर, 6 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो -10% -20% हो, पर 3 साल 6 साल 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मिनिमम आपका 14 से 15% से इंडिया इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडेक्स ग्रो कर रहा है, आपका पैसा ग्रो करेगा। उसके बाद अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा कर पाते हो, तो आप वो 15% को 18 या 20% कर पाते हो, और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कर पाएंगे क्योंकि कैपिटल छोटा है, तो 25 30% भी आप कर सकते हो। कैपिटल बड़ा है तो 18 20% बहुत होता है, मगर कैपिटल क्योंकि 1 लाख 5 लाख 10 लाख का हो, तो आप 25 30% से भी ग्रो कर सकते हो। ये छोटा मोटा करेक्शन में घबराना नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी होती है, अगर पैसा है आपके पास तो लगाने का। ट्रेडिंग मेंटेलिटी अलग है। जब मैं 20 दिन के लिए 20 दिन पहले बोला था मार्केट करेक्ट आएगा, वो आ चुका। मैंने आज लगाया, फिर 20 दिन के बाद पैसा निकाल लूंगा। वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग फंडा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये था सर, जो कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो पहला चीज है सर, पहले आप डिफाइन कर लीजिए आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ये उम्र के साथ नहीं है, लोग बोलते हैं उम्र का हिसाब से मार्केट में लगाइए, या आप अगर कम 20 साल के हैं तो स्मॉल कैप में जाइए, 60 साल के हैं तो आप लार्ज कैप में जाइए, ऐसा नहीं है। मेरा मानना नहीं है ये उम्र के साथ से कुछ नहीं है, ये आपके मेंटेलिटी के साथ है। कोई बंदा ऐसा 50 55 साल का भी रिस्क ले सकते हैं बहुत अच्छा, और कोई 20 साल में भी रिस्क नहीं ले सकता। तो अगर आपका रिस्क लेने की ताकत ज्यादा है और आप 15 20 साल मार्केट को देख रहे हो, तो 70 to 80% आप मिड कैप और स्मॉल कैप में रखिए, 40% आप लार्ज कैप में रखिए। अगर आप लो रिस्क वाले बंदे हो, जहां पर रिस्क आपको कम चाहिए, तो निफ्टी 100 निफ्टी 200 के स्टॉक में ही आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। पहला चीज। दूसरा आता है सर, जो डिफरेंशिएट होता है, एक है ग्रोथ स्टॉक, एक है साइक्लिकल स्टॉक। करेक्ट। तो ग्रोथ स्टॉक जैसे हो गया सर, जो हर साल थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रहा है, वो आपको अनलिमिटेड एक्स्ट्रा पैसा नहीं बना के देगा, वो 12 15% बना के देगा। समथिंग लाइक एशियन पेंट, पीडीलाइट, बजाज फाइनेंस, ये ऑलरेडी बन चुके हैं बड़ा। अब ये ग्रोथ करते रहेंगे हर साल, थोड़ा 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 15 से 20% ऑन एन एवरेज। एक साल में नहीं देगा, मगर 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप 15% सीएजीआर से ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक ग्रोथ स्टॉक हो गया। एक है साइक्लिकल स्टॉक, जो मेटल होते हैं, ऑटो सेक्टर होते हैं। वो आपको साइकिल अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो 5 5 10 10 गुना बना देते हैं 2 3 साल में, बाद निकाल भी देते हैं 2 2 गुना 3 3 गुना, ऊपर से 1000 से आपको 200 रुपए में मिल जाते हैं। तो आपको टाइम से उसको लेना और टाइम से निकलना आपको आना चाहिए। तो वहां पर आप 30 40% लगा सकते हो, ग्रोथ स्टॉक में 60% लगा सकते हो। सर अगर मैं क्लियरिफाई कर पाया हूँ मुझे आपका जो सवाल है, और ये आप और कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता कुछ काफी हद तक तो समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए, कितना सुरक्षित, कितनी चीजें। लेकिन कोई सेक्टर्स इस समय है जहां पे अभी बाइंग या तो शुरू करें या अभी भी थोड़ा रुक करके। वो मैं समझता हूँ कि बाइंग इसलिए शायद अभी नहीं शुरू करना चाहिए क्योंकि अभी गिरावट चल रही है, अभी गिरावट थमी नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं पता है कि इसी लेवल पे, ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कोई एग्जैक्टली वही जैसे होता है ना कि बॉटम फिशिंग कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो कोई नहीं, उसको तो उसका था तो कोई नहीं पकड़ सकता, ना तो हाईज ना लो। लेकिन जो सेक्टर्स जो नजर में होंगे वो कौन से होंगे? क्या पीएसयू में कुछ होंगे, पीएसयू बैंकिंग से कुछ होंगे? क्योंकि पीछे जो लीडरशिप आई है, जो तेजी आई थी, काफी हद तक बैंकिंग का उसमें बड़ा सपोर्ट रहा और पीएसयू बैंक्स का भी काफी सपोर्ट रहा। तो उस तरीके से कोई चीज कहीं पे जहाँ पे नजर, फोकस जहाँ पे हो, हाईलाइट जहाँ पे हो। सर पहला चीज, पीएसयू जो है वो साइक्लिकल में आता है। हम्म। अगर आप 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पीएसयू आपको पैसा नहीं बना के देगा, मगर आपको 1 साल 1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पीएसयू आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। तो पहले दिमाग में ये रखना है जो मुझे कहाँ तक या किस लेवल तक लेना है और कहाँ निकलना है। ये साइक्लिकल सेक्टर है पीएसयू। एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये आपको ग्रोथ सेक्टर में आएगा और आपको लॉन्ग टर्म 10 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है।
पीएसयू लेना है 6 महीना, 12 महीना, 15 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है सर, जैसे आपने बोला हमें नहीं पता गिरावट यहाँ पर है या 17,500 में जाके रुकेगा या 17,000 में जाके रुकेगा, किसी को नहीं पता। तो मगर ये भी नहीं पता कल से नहीं बढ़ जाएगा मार्केट। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी पैसा हो, धीरे धीरे हर वीक में थोड़ा 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 पैसा डालना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको नीचे भी लेवल भी मिलेगा, आज का लेवल भी मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर का लेवल भी मिलेगा, आप एवरेज आउट कर सकते हो। एक बार में ना डालें, बट ऐसा भी नहीं है जब वेट करें जब 17,500 आएगा तो डालेंगे, 17,500 आएगा तो आपको लगेगा 17,000 आएगा तो डालेंगे, ऐसा तो मार्केट जीरो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो आप बॉटम भी कभी ढूंढ नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना पड़ेगा। जहां पर भी आपका स्टॉक आप जिस भाव से चाह रहे थे वो 20% उससे नीचे मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, जो आप 100 रुपए में खरीदना चाह रहे थे वो 80 रुपए में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है उसको लेने का। आप ये मत देखिए कि मुझे 5% नीचे मिल गया, और ये देखिए आगे मैं 10 गुना बना रहा हूँ के स्टॉक को। अगर मैं रीम की बात कर रहा हूँ और एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और रीम मैं सोच रहा हूँ आने वाले 10 साल में 10 गुना होगा, 800 रुपए का 8,000 होगा। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये होगा या नहीं होगा, वो बात का एनालिसिस है। तो मैं उसको 800 में लूं या 750 में लूं या 740 में लूं, क्या फर्क पड़ना है। या मैं मान लीजिए 600 में लेता हूँ, उसमें फर्क क्या पड़ना ज्यादा मुझे। अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी कर सकते हो, अच्छा चीज दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10% नीचे ले लिया या ऊपर ले लिया। अगर आपका व्यू पॉइंट जो है 10 साल का है, और आपको पता है ये स्टॉक 10 साल में 10 गुना होना है, तो 10-20% अगर नीचे खरीद लिया या नहीं खरीदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक, अब आने वाले 2-3 साल में कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, मैं उसकी बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूँ बैंकिंग में। पीएसयू बैंकिंग में भी हूँ जो 1-1.5 साल के लिए, और प्राइवेट बैंक में भी हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले ही बताया है। जे ये जो हुआ है बैंकिंग में लास्ट 6-7 सालों में, ये लास्ट 15-20 साल में कभी नहीं देखा गया था। क्रेडिट ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है, बैंक के पास एकदम भी कचरा नहीं है, कोई लोन डिफॉल्ट वाले चीज एकदम बहुत कम है। तो आप डिफॉल्ट वाले बनेंगे, जो बनते बनते 4-5 साल हो जाएगा, मगर उस बीच में आपको बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। रीरेटिंग होनी है बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स एंड हाउसिंग, ये तीनों का मिला के मैं फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ। ये एक सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जहां पर आपको 20 से 25% आपका एलोकेशन होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब इंडिया का जो फोकस है मैन्युफैक्चरिंग हब में ज्यादा हो रहा है। लास्ट 2 साल में आप देखोगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये सारे जो चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर चाइना का 2-3%, 4% भी आ जाता है हमारे पास, तो हमारे लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा। तो ये सेक्टर हम मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है आने वाले 3-4 सालों में। उसमें से रीम, एलजी इक्विप्ड, इनकार्सोल लैंड, उसके बाद अगर मैं तो, टिमकेन, स्कैफलर, थीम इंडस्ट्री, इन ये सारे बहुत सारे स्टॉक्स में रेकमेंड कर चुका हूँ यहाँ पर, ग्राविटा, लिंडे, रिफेक्स, ये सारे स्टॉक हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। तो आपको इस सेक्टर, इस सारे स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। मैं ये स्टॉक नहीं बोल रहा हूँ यही लेना है, आप इसमें नजर रख सकते हो, जो भी स्टॉक आपको पसंद आए आपके एनालिसिस में बैठे वो आप देख सकते हो। तीसरा सेक्टर सर हमें लगता है डिफेंस, जैसे डेटा पैटर्न, एचएएल, बीडीएल, बीईएल, बीईएमएल, ये सारे स्टॉक डिफेंस सेक्टर इंडिया में नया नया शुरू हुआ है, जहां पर 18,000 करोड़ का पहली बार हमने एक्सपोर्ट किया है लास्ट 50 साल में। हमने ये सब नहीं किया था, बट अब चेंजेस हो रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम पे आपको नजर रखनी चाहिए। ये यहाँ पर आपको 5-7% होना है। तो पहला अच्छी बैंकिंग में 20-25%, मैन्युफैक्चरिंग में 20-25%, डिफेंस में 5 से 10%, प्लस आपको जो नजर रखनी है वो नजर रखनी है थोड़ा सा केमिकल सेक्टर में भी। थोड़ा सा करेक्शन और हो जाए उसके बाद केमिकल सेक्टर आप 10% के 15% के ऐड कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट, स्मॉल कैप, मिड कैप में, और साइक्लिकल मेटल एंड वो सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 50-60% तो ये अभी आने वाले 3 साल में होना चाहिए। जी। तो कुछ एक सेक्टर्स और सेक्टर्स के अंदर में से स्टॉक्स, कुछ एक स्टॉक्स इसलिए भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी लोकेश सर पीछे काफ़ी समय में उन्हीं उन्हीं स्टॉक्स को, क्योंकि वही सेक्टर्स हैं। और मुझे जो लग रहा है कि लोकेश सर, इसमें हम जितने भी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे एक वो वाला एक 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 चीज़ जो कॉमन थ्रेड दिख रहा है उस सब में, कि हम ये अपनी कंजम्पशन स्टोरी की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर की। तो काफ़ी हद तक इससे आपने इंसुलेट कर दिया है, इन सेक्टर्स को ही पिक किया है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल फैक्टर्स से कम अफेक्टेड होंगे या उतना ज्यादा उस पर असर नहीं होगा। ठीक समझ रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ तो?
जी सर, अभी ग्लोबल में इशू रहेगा 1 1.5 साल, इसलिए मैंने आईटी अभी तक इतना नहीं बोला है। आईटी में लेंगे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर के बाद आप थोड़ा देर पैसा उठाइए। मैंने सोचा था सर आईटी में थोड़ा सा मोमेंट आ रहा है, बट वो मेरा थिंकिंग फेल हुआ है, बहुत दिनों के बाद हुआ है, बट हुआ है। वो मानने में कोई गलतफहमी नहीं है, बट मैंने आईटी स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा लेना। बट अभी टाइम लगेगा, आईटी 3 से 6 महीने लगेगा। उसके बाद से आईटी में एक बड़ा मूव आएगा, तो उस टाइम पे आप 20-25% आईटी में डाल सकते जी, एक बॉटम लाइन ये समझ लीजिए, फॉर्मूला जो लोकेश जी ने बता भी दिया है और मैंने काफ़ी हद तक समझ लिया था कि शायद कंजम्पशन स्टोरी हमारी अपनी, हम अपने आप अपने घर में जो बिजनेस कर रहे हैं, हम आपस में जो चीज़ें हम बनाते हैं यहीं पे बेचते हैं, यहीं खत्म करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो जो स्टोरी है जिसको कहते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, इंडिया की बाउंड्री के अंदर में, बॉर्डर के अंदर में ही हम जो काम कर रहे हैं, शायद वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो गया, क्योंकि यहाँ अंदर चीज़ें परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं है जो परेशानियां बाहर हैं। तो वो ग्लोबली जो चीज़ें परेशान हैं, चाहे वो यूके की बात करिए, लंदन जिस तरीके से बातें करता है, ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है, यूएस से जिस तरीके का डेटा आता है, रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है वो तो आपसे छिपा नहीं है, और उसी तरीके की बहुत सारी बहुत जगहों पे जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उन सब से कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हम अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों में, और हैवी लिफ्टिंग तो कर दी है, ये तो सही है। तो जो लोकेश जी जिस तरफ जो इशारा कर रहे थे कि इस सरकार ने जो काम किया है और जो अच्छे काम किए हैं, जो बढ़िया काम किए हैं, उससे डिनाई भी नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैवी लिफ्टिंग इसको बोलते हैं कि पॉलिसी के अंदर में जिन चीज़ों को करने में इससे पहले की सरकारें थोड़ा डरती थी, हिचकती थी, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, उनके लिए वो रीजंस होंगे, हमारे लिए वो बहाना है कि हमसे क्या मतलब है कि आपकी सरकार कमजोर है, आप मिलजुल करके बना करके, और फिर अगर आप कोई बड़ा एक्शन, बड़ा कुछ पॉलिसी डिसीजन लेते हैं तो आपका ही कोई दूसरा साथी एक टांग खींच लेता है और आप गिरने लगते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है। तो वो आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन मजबूती नहीं थी, और इसलिए वो पॉलिसी में भी मजबूती नहीं दिखती थी। अब वो पॉलिसीज में मजबूती दिखती है, बड़े डिसीजन, बोल्ड डिसीजन, सही बैठे हैं गलत बैठे हैं वो अलग बात है, वो तो बाद में हो सकता है कि उसका जो हम पोस्टमार्टम करते ही रहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन कितना उसका फायदा हुआ नहीं हुआ, अलग बात है, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ ये भी है, और ऐसी बहुत सारी और चीजें हुई हैं, सरकार ने करी हैं, जो कि करनी जरूरी थी। जब तक करेंगे नहीं तो गलतियां नहीं पता चलेंगी, और गलतियां पता चलेंगी तो उसको ईमानदारी से ठीक भी किया जा सकता है, तो वो होता रहेगा समय के हिसाब से। जी हैं लोकेश जी, कुछ सर। ऐड दो करना? पॉइंट और ऐड करना, हाँ मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, जिससे हम्म, दर्शक इस कोविड के गिरावट से उभर के आए और पैसा लगाएं। हम्म, क्योंकि पैसा बनेगा मार्केट में जब आप लगाओगे, और नीचे भाव में ही सबसे ज्यादा बनता है। तो पहला चीज अगर मैं मान के चलता हूँ, आप अगर देखोगे तो मोदी जी बोल रहे हैं 2025 तक हम बन जाएंगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। हम्म, करेक्ट। जी। और अगर अदानी जी आए कुछ दिन पहले, तो अदानी जी और अंबानी जी ने बोला हम आने वाले 25 साल 47 तक हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। 30, और अंबानी जी ने बोला 30 और अदानी जी ने बोला 40। तो अगर पिछले आप पेपर में गूगल में करोगे तो आपको दिख भी जाएगा ये सब आर्टिकल्स। तो हम्म, अब मैं मान के चल रहा हूँ सर, 25 नहीं होके 27-28 में जाके हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। एक, दूसरा, और हम 2047 में जाके 30-40 नहीं बन के $20 ट्रिलियन की, मैं आधा ले लेता हूँ उनके एजम्पशन से भी आधा ले लेता हूँ, जो हम बनेंगे। अगर 12% से भी हम ग्रो कर रहे हैं, जो हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है इन्फ्लेशन के साथ, तो आप कैलकुलेट करोगे तो $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है 47 तक, 26-27। हम मैं 20 मान लेता हूँ, उससे भी कम करेंगे हम, 4-5% जीडीपी ग्रो होगी, 7-6-7 जो हो रही है नहीं होगी, और हमारा इन्फ्लेशन 4-5 रहेगा, तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो 25 से 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। ये सारा कैलकुलेशन करके अगर बात करें, आज हम कहाँ पर हैं सर? आज हम 2.73 के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पास है। तो जो चीज 75 साल में हमने 2.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई है, जो आने वाले 10 साल में 3 गुना या 2 गुना, $6 से 7 ट्रिलियन, और आने वाले 25 साल में 10 गुना बनाने वाला है। अगर मैं दो तीन तीन तरह से 20 ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ 20 साल में। तो जो चीज 75 साल में बनी है, जो पैसा, उसका 10 गुना पैसा आने वाला है 20-25 साल के अंदर। मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूँ, अदानी जी और अंबानी जी को भी गलत बोल रहा हूँ, जो वो भी गलत बोल रहे हैं, इतना नहीं जाएगा। अब 20 पकड़ लो आप, मोटा मोटा। अगर हमारा, अब देखो ये चीज, तो क्या होगा इसमें, फर्क क्या होगा? पहला चीज, मार्केट बड़ा हो जाएगा, एक। दूसरा, जो स्टॉक आपको आज लार्ज कैप दिख रहा है, मगर दुनिया के मार्केट में वो मिड कैप या स्मॉल कैप है। रिलायंस इंडस्ट्री हम बोलते हैं सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया की, करेक्ट।
अगर आप गूगल या फेसबुक या टेस्ला के साथ कंपेयर करोगे तो रिलायंस जो है एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी है दुनिया के मार्केट में, कहीं नहीं है, लार्ज कैप में कहीं नहीं है। तो आप उस हिसाब से देखो, जो इंडिया, जब हम बोल रहे हैं दुनिया की सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे आने वाले 20-25 साल में, तो ये कंपनीज कितनी बड़ी होगी। एक इतना पैसा जो मार्केट में आएगा, तो अगर 10 गुना 20 गुना मार्केट बढ़ेगा, अब अगर लगता है जो निफ्टी शायद 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख हो जाए उस टाइम तक, तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बनेगा। अब आपको देखना है मैं 18,000 में लूं या 16,000 में लूं, या आप देख रहे हो जो 20 साल के बाद मेरा निफ्टी जो है 2 लाख 2 लाख का हो जाएगा, 2.5 लाख का हो जाएगा, तो मुझे क्या देखना है? क्या मुझे 2,000 पॉइंट देखना है, या मुझे 1,80,000 पॉइंट देखना है जो ऊपर की तरफ? मैं 20,000 मान के चल रहा हूँ कैलकुलेशन आसानी के लिए। अभी मान लीजिए निफ्टी 20,000 है, मैं 16,000 देख रहा हूँ, 4,000 पॉइंट नीचे, या 1,80,000 पॉइंट देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ये आपको सोचना है। तो कोविड हो कुछ भी हो, 20-25 साल में इंडिया बैठ नहीं जा रही, खत्म नहीं हो रहा, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। एक तो अब होगा क्या सेक्टर में, अगर मैं बात करूं, एक और चीज जो बहुत अच्छी बढ़ेगी, अभी जो पर कैपिटा इनकम है सर 2500-2700 रुपए है, डॉलर है हमारा, तो वो बढ़ के आने वाले 5-6-7 साल में 5,000 5,500 हो जाएगा। आज के दिन में हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, जो ऑलमोस्ट सबका हो रहा है। तो अब इसके आगे क्या, ये जो पैसा इसमें खर्चा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मान लीजिए मेरा जो खर्चा है 2500 का 3500 हो जाएगा, मगर मेरा 1,500 रुपये फिर भी बचेगा, 1,500 डॉलर फिर भी बचेगा। वो खर्चा कहाँ बढ़ेगा? वो खर्चा बढ़ेगा, मैं प्लेन में घूमूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, इंडिया में घूमूंगा, इंडिया के बाहर घूमूंगा, मैं कपड़े अच्छे पहनूंगा, मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनूंगा। अब तक मैं दुकानों से नॉर्मल करोल बाग से खरीदता था, अब मैं ब्रांडेड दुकान से खरीदूंगा। मैं चप्पल जूते मैं पहले मोची से बनाता था, अब मैं मेट्रो ब्रांड से खरीदूंगा, इलेक्सो से खरीदूंगा, या किसी और से खरीदूंगा। मैं जब कपड़े खरीदूंगा, मैं करोल बाग से नहीं खरीद के मैं मन्यावर से खरीदूंगा, क्योंकि सर ब्रांड दिखता है, राइट? तो ये धीरे धीरे लोगों का मेंटेलिटी ब्रांडेड में जाएंगे। मैं टाइटन की घड़ी पहनूंगा, नॉर्मल घड़ी नहीं पहनूंगा। तो ये जो एरिया है जहां पर लग्जरी ब्रांड ऑलरेडी है, आप देखो दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड अब इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मिडिल क्लास है वो 20 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ 45 करोड़ होने वाला है आने वाले 5-7 साल में। 140 करोड़ जनता में हम 20-30 करोड़ 35 करोड़ लोग जो है मिडिल क्लास में, जो अपर मिडिल क्लास में चले जाएंगे, और जो लोअर मिडिल क्लास में है वो मिडिल क्लास में आने वाले हैं। तो वो ज्यादा बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड सब इंडिया में आ रहे हैं, वो इसके लिए आ रहे हैं कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो 2700 से बढ़ के 5,000 होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा बॉर्डर व्यू दे रहा हूँ सर। दूसरी बात, अभी तक सर डीमैट अकाउंट खुला ही 9-10 करोड़ है, वहां से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी ट्रेड ज्यादा करते हैं। तो ये जब 25 करोड़ हो जाएगा, तो सोचिए जब फाइनेंशियलाइजेशन कितना होगा, कितना पैसा मार्केट में आएगा। आज के दिन पे हम, अब कल और आज का डेटा देख ले या परसों का डेटा देख ले, निफ्टी जो करेक्शन हुई है वहां पर ना ही एफआईज ने बेचा, ना ही डीआईज ने बेचा, रिटेल इन्वेस्टर ने बेचा, मार्केट करेक्ट हो गया। तो ये है, मगर इतना पैसा जब मार्केट में आ रहा है और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आएगा मार्केट में, तो आप सोचो जब मार्केट ज्यादा करेक्शन नहीं होगा मगर ऊपर की तरफ ज्यादा जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं सर, आज के दिन पे 12-13 हजार करोड़ का एसआईपी आता है हमारा, प्लस 12-15 हजार करोड़ एलआईसी, और जो ईपीएफओ है वहां से पैसा आता है 25 हजार करोड़ हर महीने मार्केट में पैसा आ रहा है सर। इतना एफआई नहीं बेच पा रहे, ना ही इतना रिटेलर बेच रहे हैं। रिटेलर का पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू और ईपीएफ के थ्रू जो मार्केट में आ रहा है, ये सेफगार्ड करेगा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ डाउनसाइड रिस्क कम हो रहा है, इसलिए रिस्क कम हो रहा है क्योंकि इतना सेलिंग प्रेशर एफआईज के लिए नहीं है जितना पैसा मार्केट में आ रहा है। और ये सच शुरुआत है, आने वाले 10 साल में यही 25 हजार करोड़ आपका 50 या 60-70 हजार करोड़ हो जाएगा। तो इतना पैसा में ऑटोमेटिक जो वैल्यूएशन है स्टॉक्स का, वो ऑटोमेटिक और भी बढ़ जाएगा। तो आप आज जो हम 2000 सन में जो चाइना था उस लेवल पे आज इंडिया 2022 में है। आप ये सोचो जो चाइना जो 2022 में है वो हम 25 साल के बाद होंगे आज से। तो चाइना कहाँ जाएगा जाएगा, मगर हम अगर चाइना के लेवल पे आज हैं वहां हो जाएंगे। तो चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है सर 6 गुना है इंडिया से, वहां अगर 25 साल में बढ़ते हैं तो मार्केट बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत पैसा बनने वाला है मार्केट में आने वाले 5-10 साल 20 साल। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आप सुने होंगे, टीवी में सुनो, या जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं, आने वाला डिकेड इंडिया का है। वो ये नहीं बोलते आने वाला साल इंडिया का है। कोविड में ऊपर नीचे हो सकता है, 2-3 हजार पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसको मत देखिए। अब ये देखिए मैं 10 साल में क्या कर रहा हूँ, 15 साल में क्या बना पा रहा हूँ।
आप अपने, अगर आप 20-25 साल के लिए हो, 20-25 साल आपकी उम्र है, तो आप खुद अच्छा पैसा बना के बड़ा बना सकते हो, या आप अगर 45-50-55 साल के हो तो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा बना के जाओ। जी। चीज तो अच्छी रखिए, क्वालिटी चीज रखिए। सब टाइम बहुत ले लिया मैंने समझाने के लिए, बट जरूरी था। नहीं, ये ज़रूरी था, ये जानना ज़रूरी था। और वो आपने बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश भी कर दिया है कि अच्छे दिन अभी भी आएँगे, तो बने रहिए। किसके आएँगे, किसके नहीं आएँगे, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों अलग-अलग तरीके से काम करता है, तो वो नहीं है। बाज़ार के अच्छे दिन आएँगे, ये तय बात है। तो वो अलग चीज़ है, बहुत सारे और डेटा हैं, डिटेल के अंदर में जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पिछले 20 साल में गरीबों की गरीबी और बढ़ी है, लेकिन हमारे साथ ही साथ वो भी है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हमारे लोग की गिनती बढ़ गई है या और ऊपर चले गए हैं। तो वो दोनों चीज़ें, डिस्पैरिटी की बात करें या अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग तरीके से डेटा की बात करें, लेकिन हमारा मुद्दा ये है शेयर बाज़ार के अंदर में ग्रोथ आएगी, क्योंकि चाहे वो एक आदमी की कंपनी ग्रो करे और चाहे छोटे-छोटे बहुत सारे लोगों के बिज़नेसेस ग्रो करें। ये कंट्री है, युवाओं से भरा हुआ देश है, तो वो कंज़म्पशन स्टोरी रहेगी, वो एग्रेशन होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है बाकी बहुत सारे देशों के लिए कि वहाँ पे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग ज्यादा होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी युवाओं की अब एक बड़ी भीड़ तैयार हो गई है और है, तो वो कंजम्पशन स्टोरी तो निश्चित रहेगी, तो उसका भी फायदा तो हमें मिलेगा। एक बहुत चीज है सारा सर, खाली कचरा डिस्कशन। चीज, कचरा मत खरीदिए। जहां पर हाँ बिजनेस नहीं है वो चीज मत खरीदिए, खाली इतना सा अवॉइड कर लेंगे, आप पैसा बना लेंगे। अब जी। कचरा मत तो खरीदिए। बस इसमें वो छानने की जरूरत है कि गेहूं और घुन अलग अलग कर दीजिए, क्या पकड़ना है आपको और क्या नहीं। तो वो पत्थरों में से हीरा तराशने के लिए, और उसके लिए तो लोकेश जी हमारे साथ में ही हैं, तो बताते चलते हैं कि कहाँ पे हीरा है, कौन सा असली है और कौन सा नकली अमेरिकन डायमंड कौन सा है, क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। बहुत शुक्रिया लोकेश जी, बढ़िया जानकारी और बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया है। और साथ ही साथ इसी चर्चा के अंदर में आपने वो सेक्टर्स भी बता दिए हैं जिसपे नजर है।